एक छोटे से कबीले में पैदा हुआ एक आदमी दुनिया के इतिहास का सबसे खौफनाक नाम बन गया। उसने लोगों को इतनी बेदर्दी से मारा कि उनकी खोपड़ियों के 3 पिरामिड्स बनाए। कुत्तों, बिल्लियों और जानवरों तक को नहीं बख्शा गया। उसने इतने लोग मारे जितने हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिरने से नहीं मरे, जितने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में नहीं मरे और जितने हिटलर भी नहीं मार पाया। अर्थ के एटमॉस्फेयर से 700 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड घट गई और जब वो मरा तो उसकी कब्र का राज जानने वाले हर शख्स को भी मार दिया गया। आज भी दुनिया के 1.6 करोड़ लोगों के डीएनए में उसका निशान मौजूद है। आखिर कौन था यह आदमी? उसने इतना सब कुछ क्यों किया और क्यों उसकी कब्र का राज अब तक एक मिस्ट्री बना हुआ है? कहानी शुरू होती है साल 1162 में। आज के मंगोलिया के एक छोटे से कबीले में एक बच्चा पैदा होता है। उसके हाथ पर खून का एक धब्बा था। कहानी यह भी कहती है कि उस कबीले के लोग उस बच्चे को देखकर बहुत खुश हुए। उनके लिए ये एक शुभ संकेत था। उनका मानना था कि ये बच्चा फ्यूचर में एक बहुत बड़ा लीडर बनेगा। लेकिन सच्चाई किसी को पता नहीं थी कि आगे चलकर यही बच्चा दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य बनाएगा। एक ऐसा साम्राज्य जहां उसके रास्ते में आने वाले सिर्फ इंसान ही नहीं, जानवर तक भी नहीं बख्शे जाएंगे। सवाल ये उठता है, हर बच्चा एक मासूम बच्चा होता है, पर इसकी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ जो इसे इतना ब्रूटल, इतना वायोलेंट बना गया? जब उसका जन्म होता है उसका नाम रखा जाता है तेमुजिन। लेकिन आगे चलकर उसे एक नया नाम मिलने वाला था जो पूरी दुनिया हमेशा के लिए याद रखेगी। जब तेमुजिन सिर्फ 8 साल का था, उसके पिता येसुगेई जो एक पावरफुल कबीले के लीडर थे, उनकी दूसरे कबीले के लोगों ने हत्या कर दी। उसके बाद तेमुजिन को बार बार टॉर्चर किया गया ताकि वो कभी अपने पिता की जगह न ले सके। उसकी जिंदगी बन गई थी एक कांस्टेंट स्ट्रगल। ना अच्छा खाना मिलता, ना रहने के लिए सेफ जगह। धीरे धीरे जिंदगी का हर एस्पेक्ट एक जंग बन गया। जिस उम्र में बच्चे कुत्ते बिल्ली की आवाज से डर जाते हैं, उस उम्र में तेमुजिन ने अपने ही सौतेले भाई को सिर्फ एक मछली के झगड़े में मार दिया। यहाँ तक तो सब कुछ फिर भी संभल जाता, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा होता है जो उसे दुनिया जीतने पर मजबूर कर देता है। द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मंगोल्स के मुताबिक दूसरे कबीले के लोग उसकी वाइफ को किडनैप कर लेते हैं। उसकी वाइफ को टॉर्चर किया जाता है। फिर तेमुजिन मंगोलिया के दूसरे कबीलों के साथ मिलकर अपनी वाइफ को बचा लेता है। लेकिन अब वो एक बात समझ चुका था कि मंगोलिया के सारे कबीले जो आपस में लड़ते थे, उनको जोड़कर वो दुनिया पर राज कर सकता है। उसने उन्हें एक करना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे उसने पूरे मंगोलिया को अपने कंट्रोल में ले लिया। लेकिन कहते हैं कि पावर की भूख कभी खत्म नहीं होती। तेमुजिन अब सिर्फ मंगोलिया तक सीमित नहीं रहना चाहता था। उसका मिशन था पूरी दुनिया जीतना। और तब उसके लोगों ने उसे एक नया नाम दिया, चंगेज खान। चंगेज का मतलब होता है ओशिन और खान का मतलब होता है लीडर, यानी ओशनिक लीडर। और यहीं से शुरुआत होती है चंगेज खान की। अब सवाल ये उठता है, ये सब वो करता कैसे? उसके पास तो सिर्फ पशु चराने वाले चरवाहा और शिकार की तलाश में भटकने वाले कबीले के लोग थे। लेकिन तेमुजिन ने इन्हें ऐसे ट्रेन किया कि चरवाहे बन गए जबरदस्त घुड़सवार और शिकार करने वाले बन गए एक्सपर्ट तीरंदाज। ये लोग इतने ट्रेन हो चुके थे कि दौड़ते हुए घोड़े से भी अपना निशाना सही लगा लेते। घोड़े पर ही सोना और घोड़े पर ही खाना। उनके चलने की रफ्तार इतनी तेज होती जो किसी दूसरी आर्मी में नहीं थी। ये लोग घंटों नहीं, कई दिनों तक लगातार चल सकते थे। और सिर्फ यही नहीं, उनके पास एक खुफिया जासूस का नेटवर्क भी था जो दुश्मन की कमजोरी लड़ाई से पहले ही पता लगा लेता। लेकिन इतना सब होने के बाद भी एक कमी थी, और वो था डर। जीत तभी पूरी होती जब दुश्मन के दिल में डर हो, और चंगेज ने इस डर को बनाया अपना सबसे बड़ा हथियार, अपने साम्राज्य को फैलाने के लिए और उसे बनाए रखने के लिए। मिडाइवल हिस्ट्री के मुताबिक उसका सबसे डरावना कत्लेआम हुआ 1221 में निशापुर में, जो कि आज के ईरान में है। कहा जाता है उसने वहां 1,70,000 लोगों को मार दिया और डर फैलाने के लिए उनकी खोपड़ियों के 3 पिरामिड्स बनाए। एक बच्चों की खोपड़ियों का, एक औरतों की और एक आदमियों की खोपड़ियों का। और उसकी सेना वहीं नहीं रुकी, वहां के कुत्ते, बिल्ली
और दूसरे जानवरों तक को मार डाला गया। ये तो सिर्फ शुरुआत थी, उसने ऐसे कई नरसंहार करवाए। कजाकिस्तान कैंपेन में लगभग 1 लाख लोग मारे गए। उज्बेकिस्तान के टर्मेज में उसकी सेना ने 10 लाख लोगों तक मार दिया। और अगर हम काउंट करें तो लिस्ट काफी लंबी हो जाती है, लेकिन सिर्फ लोगों को मारना और सिटीज को तबाह करना ही उसका मकसद नहीं था। वो वहाँ के कल्चर को भी मिटा देता, लाइब्रेरी, मस्जिद, मोन्यूमेंट सब कुछ डिस्ट्रॉय करवा देता। बुखारा और समरकंद जैसे शहर उसने ऐसे तबाह किए कि वहाँ बचे थे तो सिर्फ लाशों के ढेर और उनको खाने वाले गिद्ध। उसने दुनिया में इतने लोगों को मार दिया जितने हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिरने से भी नहीं मरे, जितने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में नहीं मरे और जितने लोगों को हिटलर भी नहीं मार पाया। हिस्टोरियन के एस्टिमेट्स के मुताबिक चंगेज खान के टाइम में लगभग 4 करोड़ लोगों की मौत हुई, जो उस वक्त की दुनिया की टोटल पॉपुलेशन का लगभग 10% था। उस समय अर्थ के एटमॉस्फेयर से करीबन 700 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड घट गई। होलोकैन जनरल 2011 के एक रिसर्च पेपर के मुताबिक चंगेज खान के समय में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम हो गया था, क्योंकि मास किलिंग के बाद जहां लोग नहीं बचे वहां वापस जंगल उगने लगे। और सोचिए, ये सब चंगेज खान ने सिर्फ तलवार और घोड़े के दम पर किया। अगर उसके पास बंदूक या बम होते तो दुनिया का हाल क्या होता, यह सोचना भी मुश्किल है। अब सवाल उठता है, जो खुद मौत का दूसरा नाम बन चुका था, उसकी अपनी मौत कैसे हुई? कहा जाता है उसकी डेथ हुई 1227 में 65 साल की उम्र में, पर घोड़े से गिरने से या मलेरिया से या घुटने में तीर लगने की वजह से। ये सिर्फ अनसुलझी कहानियां हैं। असलियत क्या थी, जिसे जानने के लिए रिसर्चर्स को सैटेलाइट तक का सहारा लेना पड़ा, ताकि चंगेज खान की असली कब्र का पता चल सके और हो सकता है वहीं से उसकी मौत का राज भी सोल्व हो जाए। पर चंगेज खान की मौत कैसे हुई और कहां उसे दफनाया गया, ये राज आज तक क्यों अनसुलझा है? इसके पीछे का रीजन क्या है, आइए समझते हैं। जब चंगेज खान की डेथ हुई तब चंगेज खान वॉर में था, मंगोलिया से 311 मील दूर नॉर्थ वेस्ट चाइना में। उस वक्त उसकी बॉडी को वापस मंगोलिया लाना लगभग इम्पॉसिबल था। तो हिस्टोरियन का मानना है कि उसे वहीं कहीं दफन कर दिया गया होगा। लेकिन उसकी कब्र का राज तब गहरा जाता है जब मंगोलिया के बुरखान खल्दून पहाड़ के स्लोप पर ड्रोन से एक कब्र टाइप स्ट्रक्चर दिखाई दिया, पर कंफर्म कुछ नहीं हो पाया, क्योंकि वो एरिया गवर्नमेंट के स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन में है। वो एक वाइल्ड लाइफ और रिलीजियस हेरिटेज साइट में आता है, वहाँ किसी का भी जाना सख्त मना है। बाद में एक रिसर्च साइंटिस्ट अल्बर्ट ल्यूमिन लिन सैटेलाइट इमेजेस का यूज करके और मंगोलिया में 55 पॉसिबल लोकेशंस ढूंढ निकालते हैं, लेकिन उनमें से एक भी जगह पर उसकी बॉडी नहीं मिलती। और आज भी चंगेज खान की असली कब्र ढूंढने की रिसर्च जारी है। पर सोचने वाली बात है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई इंसान मरे और उसे दफन करने वाली जगह का पता ही न चले? आखिर कहाँ गए उसे दफनाने वाले लोग? कहीं ये राज हिस्ट्री के पेजेस में तो नहीं छुपा है? मार्को पोलो की फेमस किताब द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो के मुताबिक जब चंगेज खान की डेथ होती है तो उसे दफनाने के लिए उसके 2000 गुलाम भेजे जाते हैं। लेकिन जब ये गुलाम दफनाकर वापस लौट रहे होते हैं तब उनको वहाँ कब्र के चारों तरफ एक सर्कल में खड़े सैनिक मार देते हैं। और जब ये सैनिक वापस लौटते हैं तब इनको भी बड़े सर्कल में खड़े सैनिक मार देते हैं। जब ये सैनिक वापस लौटते हैं इनको रास्ते में जो भी मिलता है उसे ये मार देते हैं, ताकि कोई भी दफन की जगह न जान सके। और एंड में जब ये सैनिक कैंप पर पहुंचते हैं तो वहां इनको भी बिना कुछ बात किए वहां खड़े सैनिक मार देते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्यों इतने लोगों को मारा गया, वजह क्या है? हिस्टोरियन के हिसाब से चंगेज खान खुद भी चाहता था कि उसकी मौत भी उसकी जिंदगी की तरह एक राज बनी रहे। उसने अपने जीवन में कभी भी अपना एक फोटो, स्कल्पचर्स या स्टेचू नहीं बनने दिया। और आज जो आप उसकी चंगेज खान की तस्वीर देखते हो वो उसके मरने के कई सालों बाद इमेजिनेशन और हिस्टोरिकल टेक्स्ट के बेसिस पर बनाई गई थी। 2003 की एक स्टडी अमेरिकन जर्नल ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स के हिसाब से आज दुनिया में 1.6 करोड़ मर्दों में चंगेज खान का डीएनए मौजूद है। यानी दुनिया के हर 200 मर्दों में से एक के पास चंगेज खान का जेनेटिक कनेक्शन है। पर मंगोलिया के लोगों के लिए आज भी वो एक हीरो माना जाता है। पर आखिर इसकी वजह क्या है? देखिए, उस जमाने में मंगोलिया के छोटे छोटे कबीले आपस में लड़ाई करते रहते थे। उन सबको चंगेज खान ने एक साथ जोड़ा और एक यूनाइटेड नेशन बनाई, जो पहले मंगोलिया में कभी नहीं हुआ था। उस वक्त नेपोटिज्म और जातिवाद काफी ज्यादा था, लेकिन चंगेज खान ने एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया
मेरिटोक्रेसी, जहां लोगों को टैलेंट के बेसिस पर मौका दिया जाता, ना कि उनका रिलीजन या बैकग्राउंड देखकर। उसने अपने साम्राज्य में रिलीजियस फ्रीडम प्रमोट किया, जहां हर व्यक्ति अपने धर्म को मानने और उसका पालन करने के लिए स्वतंत्र था। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने ऐसी पॉलिसीज बनाई जो व्यापार को भी प्रमोट करती थी। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, आप चंगेज खान को एक ब्रूटल लीडर के रूप में देखते हो जो उसका डार्क साइड है, या उसे एक विजनरी लीडर्स की तरह जिसमें उसने कुछ अच्छे काम किए हैं? क्या उसकी अच्छाई की साइड उसकी डार्क साइड को छुपा सकती है या नहीं? इसका जवाब आप कमेंट्स में दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।